28 फरवरी को जब यह जंग शुरू हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि 110 दिन के बाद फ्रांस में जाके एक पीस डील साइन होगी और वो पीस डील साइन करने पे मजबूर हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी पूरी दुनिया के सामने। 110 दिन पहले जब यह जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका के मन में अलग ही ख्याली पुलाव थे, इजराइल अलग ही एग्रेशन में था। लेकिन इस 110 दिन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ईरान एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जहां से अब अपना वो तेल भी बेच सकता है, ना कोई रिजीम चेंज हुआ और अब दुनिया के सामने फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप को वो MOU साइन करना पड़ा है। दर्शकों, एक बार इसी बात पे चर्चा करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ वैभव मिश्रा मौजूद है, जिन्होंने पूरी वॉर में लगातार एक्सपर्ट से बात की, हर एक दिन को बारीकी से देखा। और आज वैभव भाई, 110 दिन की वो मेहनत के बाद जब आपने देखा कि आज वो साइन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने MOU साइन कर दिया, तो पहले तो कैसा लगा आपको? बिल्कुल, ये 19 जून को होना था। एक दिन पहले ही इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रांस में ट्रंप मौजूद हैं, वहाँ उन्होंने साइन किया। उधर उसके बाद तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति ने किया है। फ्रांस में जब ट्रंप MOU पर साइन कर रहे थे उस वक्त उनके पास में बैठे थे फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। जब हस्ताक्षर हो गए उसके बाद मीडिया से ट्रंप ने चिल्लाते हुए भी कहा कि डील साइन हो गई है बात पूरी। तो 19 जून को जैसा कि मैंने बताया कि इस पर साइन होने थे आधिकारिक तौर पर, लेकिन एक दिन पहले ही कर लिया गया। इसकी भी कोई वजह होगी जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ये जो समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, पहले अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। उसके बाद फिर हम आपकी उस वाली बात पर आएंगे, किस तरह से बेआबरू होकर अमेरिका इस जंग से निकला है, उसके कोई भी मकसद उसका पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, CNN के मुताबिक इस समझौते में क्या कुछ है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस समझौते का सबसे बड़ा और प्रमुख बिंदु है। दूसरा, ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका के, उनमें ढिलाई बरती जाएगी, उन्हें कम किया जाएगा। इसके अलावा ईरान की जिन संपत्तियों को जब्त कर रखा है, फ्रीज किया हुआ है, फ्रोजन एसेट्स, उनको छोड़ा जाएगा। इससे ईरान को राहत मिलेगी। इसके अलावा एक फंड बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। उसकी 1 लाख से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं अमेरिका और इजराइल के हमले में, और उन इमारतों को फिर से बनाने के लिए यानी पुनर्निर्माण के लिए एक फंड बनाया जाएगा। इस फंड में जो खाड़ी देशों के देश हैं कई सारे, जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ये लोग मिलकर पैसा देंगे। अमेरिका की ओर से कहा गया कि हम एक भी डॉलर नहीं देने वाले। ट्रंप ने भी कह दिया है और उनके उपराष्ट्रपति ने भी कह दिया है, यानी खाड़ी देश मिलकर ही ईरान को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 60 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच में 60 दिनों तक इस समझौते का पालन करना ही पड़ेगा। अगर 60 दिनों के अंदर किसी भी देश की ओर से कोई हरकत की जाती है, समझौता टूट भी जाएगा। यानी दोनों देशों को संयम बरतना पड़ेगा। 60 दिनों तक लगातार बातचीत होगी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, और उससे समझौते को पूरी तरह से और पक्का करने की कोशिश की जाएगी। और अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से मंजूरी भी प्रदान की जाएगी। यानी अभी हस्ताक्षर भले हो गए हैं, लेकिन आने वाले 60 दिन बेहद ही अहम होने वाले हैं। अब आते हैं इस युद्ध की शुरुआत पर। जैसा कि आपने 28 फरवरी की बात की, आज 18 जून है। 28 फरवरी को हमला किया गया था। पहले ही हमले में अमेरिका और इजराइल के ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो जाती है, अली खामनेई की। IRGC के कई सारे कमांडर मार दिए जाते हैं, रक्षा मंत्री मार दिए जाते हैं, और भी तमाम ईरान के बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों की जान चली जाती है। इस हमले के पीछे का मकसद ये बताया जाता है, कई सारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि नेतन्याहू ने फोन करके ट्रंप को ये उकसाया था इस बात के लिए कि जैसे ही हम अली खामनेई को मारेंगे, ईरान की जनता सड़कों पर उतर आएगी और ईरान में सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। नेतन्याहू ने यह भी बताया था, और ट्रंप को भी ये भ्रम था कि ईरान की जनता बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, उसके अंदर एक उबाल है और वो किसी भी कीमत पर ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहती है। इन लोगों को लगता था कि जनवरी और दिसंबर के महीने में जो प्रदर्शन हुए थे, उन प्रदर्शनों के आधार पर इन लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि जैसे अली खामनेई की मौत होगी वैसे ही सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, इस जंग से ट्रंप के 4 घोषित लक्ष्य थे, जिनकी घोषणा उन्होंने खुद की थी। पहला लक्ष्य जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, जो कि ये नहीं कर पाए। ईरान में IRGC 28 फरवरी से पहले जितनी मजबूत थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत अभी वो है, और ईरान के नए सर्वोच्च नेता भी बन गए हैं। अली खामनेई के बेटे अभी वहां पर सर्वोच्च नेता है। दूसरा जो बड़ा लक्ष्य था वो ये था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना। जो संवर्धित यूरेनियम है उसे अमेरिका हासिल करना चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान 28 फरवरी से पहले जिस भूमिका में था, उसकी जो सोच थी परमाणु हथियारों को लेकर, वैसी सोच अभी भी उसकी है।
उस पर आपने जंग थोप कर उसकी उस सोच को खत्म नहीं किया है, उसके परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह खत्म आप नहीं कर पाए हैं। अच्छा, अब तीसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा लक्ष्य ये था कि ईरान को ऐसे कमजोर करना कि वो उन संगठनों का समर्थन ना कर पाए जो उसके समर्थित संगठन माने जाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ट्रिपल एच की बात होती है। वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं नेतन्याहू, अभी भी लेबनान में उनकी सेना घुसी हुई है, अभियान जारी रखे हुए है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। हमास के कितने नेताओं को मार दिया गया। नया हमास का प्रमुख जैसे ही बनता था, सुबह घोषणा होती थी, शाम को उसकी हत्या की खबर आ जाती थी। लेकिन क्या हमास उससे पूरी तरह खत्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह लोगों से नहीं बने, एक सोच से बने हुए हैं और उस सोच को आप खत्म नहीं कर पा रहे, भले ही आपने लाखों करोड़ों के हथियारों का इस्तेमाल किया, खूब बम बरसाए। चौथे पर चलते हैं। चौथा जो प्रमुख लक्ष्य था और आखिरी लक्ष्य था, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, पूरी तरह रोकना। अच्छा, ये भी नहीं हो पाया है। ट्रंप ने जो अभी हस्ताक्षर किए हैं उस वक्त उन्होंने ये कहा है कि अगर सऊदी अरब के पास, यूएई के पास कुछ मिसाइलें हैं तो ईरान भी कुछ मिसाइलें रख सकता है। यानी अब वो खुद को ही समझा रहे हैं कि ठीक है, ईरान के पास है तो कोई बात नहीं। तो 4 लक्ष्य थे, एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होके आपको निकलना पड़ा है। एक तरह से आपका ये सरेंडर ही है, जो आप चाहते थे आप वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ईरान जंग से आपके लक्ष्य तो पूरे नहीं हो पाए। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि जो 4 बड़े मोटिव्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसी में एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूँगा। जिस हिसाब से इजराइल और लेबनान के बीच तो तनाव अब भी चल रहा है, हिजबुल्लाह का आपने जिक्र किया, हिजबुल्लाह और नेतन्याहू के बीच में तो तनाव अब भी चल रहा है। ये खबरें आती हैं कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम बाउंड नहीं हैं इस पूरे हस्ताक्षर से, इस MOU से, और वो अभी भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं, अभी भी हिजबुल्लाह पर हमला कर रहे हैं। तो ये जो अगले 60 दिन हमें देखने हैं, इसमें इजराइल और लेबनान के आपस में तो हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह भी है तो ईरान का ही प्रॉक्सी। और यही अगर देख ले, इजराइल भी अगर हम बात करें तो इजराइल भी तो आना तो चाहिए ना इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर, इस पीस ट्रीटी के अंदर। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं आगे? क्या 60 दिन के अंदर अगर इजराइल और लेबनान की लड़ाई बढ़ जाती है और कोई बड़े हमले हो जाते हैं, क्योंकि रोज खबरें आ रही हैं, तो क्या फिर ये डील टूट जाएगी, ये पीस ट्रीटी टूट जाएगी? बिल्कुल। इस समझौते को अगर किसी बात से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है नेतन्याहू, उनकी टीम, उनकी सरकार और उनका देश। ट्रंप भी ये बात भली भांति जानते हैं, ईरान की मौजूदा सत्ता में बैठे लोग भी इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में पहले ही ऐसी बातें हुई होंगी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं सबको पता है। दोनों देशों को आप एक देश ही मान सकते हैं, एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़ाव है उनके बीच में। इजराइल जो भी जंग लड़ता है उसके पीछे हथियार, पैसा सब अमेरिका का ही होता है। उनके पास कितनी संख्या है, उनके देश की आबादी, उनके देश का क्षेत्रफल सबको पता है। एक छोटा सा देश है, अगर अमेरिका की साथ ना हो, अमेरिका का सहयोग ना हो तो वो 10 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता जिस क्षेत्र में वो है, जहां जिन दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है। तो नेतन्याहू से बातचीत हो गई होगी, भले ही सामने खुलकर ना बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो गया होगा कि अगर समझौता हो गया है तो पालन करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात आप जो बोल रहे थे कि इजराइल के पास और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ईरान से समझौता हो रहा है तो वहां पर नेतन्याहू की टीम के लोग क्यों नहीं मौजूद हैं, वो खुद क्यों नहीं मौजूद हैं? देखिए, उसकी भी वजह है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई थी, इधर से JD वेंस पहुंचे हुए थे, उधर से ईरानी स्पीकर आए हुए थे, तो विदेश मंत्री भी आए हुए थे। उस दौरान भी इजराइल की ओर से कोई पहुंचा नहीं था, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ना ईरान कभी भी नेतन्याहू के देश को देश मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि इन्होंने जबरदस्ती उस जमीन को कब्जा करके एक देश बनाया हुआ है, हम उसे देश के रूप में मान्यता देते ही नहीं। जब आप उसे देश के रूप में ही मान्यता नहीं देते तो उसे बिठा के बातचीत करके हस्ताक्षर कैसे करवा सकते हैं? तो वो परेशानी है ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ भी। तो इसी वजह से उनके किसी प्रतिनिधि का शामिल ना होना वहां पर बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर अमेरिका ऐसी कोई डील साइन कर रहा है, ट्रंप ऐसी कोई डील साइन कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से वो इस बात का भरोसा देंगे कि आप मानकर चलिए कि इजराइल भी इसमें शामिल है, हम उसे मना लेंगे। इजराइल कुछ नहीं करेंगे, वो मना लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में चले जाएंगे। पर देखना ये होगा अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में कड़वाहट आती दिख रही है, क्योंकि जब से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने की बात हुई है, तब से लेकर अब तक नेतन्याहू ना तो पब्लिकली सामने आए हैं, ना उन्होंने कोई बयान दिया है, ना ही कभी वो खुश दिखे हैं। और हमेशा जो भी खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से, वो यही आई हैं कि अब ट्रंप और
नेतन्याहू के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि इजराइल अब ट्रंप की कितनी बात मानता है और अगले 60 दिन तक क्या करता है। अब ईरान के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गया है। ईरान के लिए इकोनॉमी खुल चुकी है, ईरान के फ्रोजन एसेट्स खोल दिए गए हैं, ईरान को अब तेल बेचने की अनुमति दे दी गई है, सैंक्शंस भी हटा दिए जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा। तो इस साइन के कई सारे मतलब हैं। देश दुनिया में तेल भी सस्ता होने जा रहा है और इस जंग पे अब शायद पूरी तरह से पूर्ण विराम लगने वाला है। बिल्कुल। और आपको बता दें इस जंग से किसका कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको जल्दी जल्दी बता ही देते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इस जंग से। सबसे ज़्यादा मौत हुई है ईरान में, क्योंकि ईरान में ही हमला हुआ था। 3,500 के करीब लोगों की जान गई है ईरान में। इतनी ही संख्या में लोगों की जान गई है लेबनान में भी। इजराइल में सिर्फ 26 लोग मारे गए इस जंग से, 26 लोग मारे गए हैं और 7,000 के करीब लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब में 3 लोगों की जान गई है, कुवैत में 7, जॉर्डन में 29, कतर में 20, यूएई में 12, ओमान में 3 और भी 1-2 देशों में 1-2 जाने गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जान की अगर बात करें तो जनहानि, लोगों की मौत की बात करें तो ईरान और लेबनान, इन दोनों को ही नुकसान हुआ है। अच्छा, पैसे की बात कर लेते हैं तो ईरान जंग में अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। 113 बिलियन डॉलर के करीब वो इस जंग में अब तक खर्च कर चुका है। हर 10 सेकंड में 10 लाख रुपए वो खर्च कर रहा था इस जंग में और हर घंटे 394 करोड़ रुपए वो कर रहा था। ईरान की बात करें तो ईरान को करीब करीब 270 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, यानी 25 लाख करोड़ का। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 1,22,000 इमारतें उसकी ध्वस्त हो गई हैं और 307 अस्पताल तबाह हो गए हैं, जिससे 60 लाख से ज़्यादा मरीज भी प्रभावित हुए हैं। पैसों की बात करें तो इजराइल से भी ज़्यादा सऊदी को नुकसान हुआ है। सऊदी अरब को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस जंग से, जबकि उस जंग में शामिल भी नहीं था। सबसे ज्यादा नुकसान बिल्कुल सऊदी अरब को हुआ है, इराक को 1 लाख करोड़ का हुआ है, यूएई को 1 लाख करोड़ का हुआ है, कतर को हुआ है, कुवैत को हुआ है और इजराइल को भी 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये वो देश थे जो सीधे तौर पर जंग में शामिल भी नहीं थे, लेकिन इनकी जंग में इन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.